So hello everyone, here I am back with another video from our geography lesson. I think so climate was going on, right? So let's continue our class. तो अभी तक हम लोगों ने मॉनसून कैसे आता है हमारी कंट्री में वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी, राइट? तो अब हमें पढ़ना है कि एक और टर्म हमारे पास, एक और कॉन्सेप्ट रहेगा समझने के लिए, एल इनो वाला. ठीक है, एल इनो बहुत अजीब सा साउंड कर रहा है, राइट? उस अजीब सी चीज़ के बारे में पढ़ना है, फिर तो काफ़ी ईजी हो जाएगा चैप्टर. तो ENSO या फिर इसको अगर आप बोलते हो एनसो बोलो, चाहे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस बोलो. ओके, तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो भी हमारे लाइक बोलते हैं ना कि इंडियन मॉनसून को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, एक है एल नीनो और एक है सदर्न ऑसिलेशन. अब हमें पहले तो क्या होता है कि एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन के बारे में हम लोग समझ लेंगे कि ये क्या बीमारियां हैं, और फिर उसके बाद में कंपैरेटिवली नहीं पढ़ना है, हमें इनको साथ में पढ़ना है. ये दोनों इफेक्ट करते हैं, दोनों फिनोमिनास एक साथ हमारे मॉनसून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो एक तो चीज़ बता देती हूँ मैं, एल नीनो समझने की कोशिश करते, बहुत ईजी है और बहुत अच्छा है और बहुत परेशान भी करता है. तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना. सी, हम लोग ओशन करेंट्स के बारे में आपने टर्म सुनी होगी. ओशन करेंट्स क्या होते हैं? ये जो वाटर के अंदर सर्कुलेशन मूवमेंट होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओशन करेंट्स बोलते हैं, राइट? तो अब ओशन करेंट्स के अंदर आपको एक और चीज़ मतलब अच्छे से पता है कि ठीक है, वैसे तो जनरली क्या होता है कि ये ओशन करेंट्स होते हैं वो सर्कुलेटरी मोशन में मूव करते रहते हैं. ओके, पर बहुत सी बार होता है कि ये अपने डायरेक्शंस वगैरह भी चेंज कर लेते हैं, अपना शेप, अपना मूवमेंट जो है वो भी चेंज कर लेते हैं. पर अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभी हमें ध्यान देना है एल नीनो के बारे में. ठीक है, तो एल नीनो की पहले तो एक नॉर्मल सिचुएशन, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो तुम्हारी NCERT टेक्स्ट में नहीं है, मैं वो चीज़ समझा देती हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं. पहले तो हम लोग स्टोरी ऑफ सदर्न ओसिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में मतलब एक एक टॉपिक जो मैं समझाए जा रही हूँ उस पर मेरे साथ चलते रहना, समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी. तो जो नॉर्मल सिचुएशन है वहाँ पे हाई प्रेशर ट्रॉपिकल ईस्ट साउथ पैसिफिक, ट्रॉपिकल ईस्ट, मतलब ये ऐसी ऐसी टर्म सुन करके डर लग रहा होगा ना, तो चलो मैं समझा देती हूँ स्टार्टिंग से इस चीज़ को. अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ईस्टर्ली विंड के बारे में. अब ईस्टर्ली विंड्स है वो इक्वेटर के कैसे मूव करती है ये भी तुम्हें अच्छे से पता है. जस्ट मिनट, गिव मी अ पेन. ठीक है, वो इस तरीके से मूव कर रही है, राइट? इक्वेटर में ईस्ट की तरफ वो मूव कर रही है, ये इधर की तरफ से भी मूव करेगी. ईस्टर्ली विंड्स, साउथ ईस्टर्ली विंड्स आई और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आई, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब ये ईस्टर्ली विंड्स मूव करती है तो वो यहाँ का जितना भी पानी है, ठीक है, वो उसे कहाँ ले जाएगी? इस तरफ ड्रैग कर देती है, मतलब एकदम एक्सटर्नल पोल की तरफ, इस तरफ समझ सकते हो आप, इक्वेटर के इस पोल की तरफ वो शिफ्ट कर देती है. ठीक है, अब बहुत सारा पानी जो है वो कहाँ पर इकट्ठा हो गया है? यहाँ पर इकट्ठा हुआ है. तो सबसे पहला फिनोमेना समझ में आ रहा है कि जो ईस्टर्ली विंड्स है वो यहाँ पर बहुत सारा पानी जो है वो लेकर के यहाँ पर इकट्ठा कर रही है. अब इसमें क्या था कि अभी हम लोगों को इस करंट का भी ध्यान रखना है, ये वाले करंट का. अब ये जो करंट अभी फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये पेरू करंट जो है वो इस तरफ से आ रहा है, मतलब यहाँ का पानी जो है वो इस तरफ से मूव कर रहा है. ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है. तो अब इसके अंदर क्या है, जो ये वाला पानी है ये कोल्ड करंट का है. ओके, यहाँ पे कोल्ड करंट चलती है. पर अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ से जो कोल्ड करंट चलती है और जब वो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो ये कोल्ड वाटर कन्वर्ट हो जाता है इनटू हॉट वाटर. अब ये तुम्हें क्यों समझना है कि सी, अब इसके अंदर आप क्या ध्यान देने वाले हो, वो सोलर इंसुलेशन पे ध्यान देने वाले हो. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर इंसुलेशन होगा उसी तरह, मतलब उसी की स्पीड से ईस्टर्ली विंड्स मूव करेगी यहाँ इस तरफ. ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग सोलर इंसुलेशन की वजह से भी यहाँ का जो कोल्ड वाटर था वो यहाँ इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? गर्म होता है. ठीक है, अब गर्म होने की वजह से, वार्म होने की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है कि यहाँ की कोल्ड विंड्स जो है वो यहाँ तक जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वहाँ पे मतलब बहुत सारा पानी क्रिएट हो जाता है, वो पानी और किस में बदल जाता है? लो प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है. इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. जस्ट अ मिनट, इसके थ्रू.
अब यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा, मैं यही चीज़ समझा रही थी। अभी पेरू के पास का ही हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर एक करंट है, ठीक है। वो करंट जो है, जो पानी जो है, वो करंट किस तरह से मूव करता है, बिकॉज ऑफ ईस्टर्ली विंड्स। तो ये ईस्टर्ली विंड्स की वजह से ये यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी है वो तो ठंडा होता है, सी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, कोल्ड वाटर अलोंग साउथ अमेरिकन कोस्ट, पेरू जहाँ पे, पेरू कंट्री जहाँ आती है। अब फिर वो मूव करता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जब वो मूव करता है तो इक्वेटोरियल विंड्स की वजह से वो यहाँ पे इकट्ठा होता है, और पानी जो है यहाँ पर वेस्ट के, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर, ठीक है। अब एक और चीज़ समझने की कोशिश करोगे यहाँ पे कि अब यहाँ पर गर्मी है, ठीक है। तो गर्मी है तो यहाँ पर क्या होगा कि बारिश होगी, मतलब बारिश कैसे होगी, अब ये समझने की कोशिश करना कि अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वार्म वाटर है। वार्म वाटर बहुत बेसिक सा फिनोमेना है। वार्म वाटर होगा तो वो क्या करेगा, इवापोरेट करेगा। इवापोरेट करेगा तो यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। सिंपली समझ में आ रहा है ये चीज़ इतना सा, ठीक है। इसके साइकिल के थ्रू समझने की कोशिश करो। और भी मैं करंट के बारे में समझा रही हूँ, ठीक है। तो उस करंट को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो, मैंने वही चीज़ समझाई थी अभी कि ये जो पानी है वो इस तरह से मूव किया है उस पानी ने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, कोल्ड करंट डेवलप हुआ, नहीं यहाँ पे वार्म, कोल्ड करंट से तो यहाँ से पानी मूव कर रहा है। यहाँ पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे वार्म करंट डेवलप हो जाता है, पानी जो है वो गर्म हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वार्मनेस यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है। और लो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो आपको फिनोमेना क्या ध्यान रखना है, गर्म पानी है, गर्म पानी इवापोरेट करेगा। नॉर्मल सिचुएशन बता रही हूँ ये मैं, यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे बारिश भी आएगी। तो बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को, अगर मैं वर्ल्ड मैप पे देखने की कोशिश भी कर लूँ तो आप वेस्टर्ली फ्रेंड्स पे पता है आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वेस्टर्ली फ्रेंड्स है कंट्रीज़ के, ठीक है। एक जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहीं पे हम लोग, अब आप देखोगे इसको, अगर आप ग्लोबल पे भी समझने की करोगे तो जो कंट्रीज़ हैं उनके वेस्ट फ्रंट पे अगर आप देखोगे, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, जस्ट इधर बात करूँ, और अगर मैं इंडिया के यहाँ पे बात करूँ, थार डेजर्ट की, राइट। तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ना आपको क्या मिलेंगे, डेजर्ट्स मिलेंगे। मतलब अगर आप देखोगे पूरे ग्लोब के अंदर तो जो वेस्ट फ्रंट होते हैं, ठीक है, उस वेस्ट फ्रंट पे बारिश नहीं होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड का जो सबसे ड्राइएस्ट है वो यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको केवल इतना सा समझना है कि जो करंट है यहाँ से, जो कोल्ड करंट है वो यहाँ, मतलब वेस्टर्ली विंड्स की वजह से सारा पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पर पानी इकट्ठा होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक वार्म करंट डेवलप होता है। वार्म करंट की वजह से इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन की वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर बारिश होती है। और ये सारी बारिश यहीं पर हो रही है। अब इन फेजेस को, तो इस वाले साइड्स को तो यहाँ पर पानी नहीं मिला है। मतलब ये तुम्हें एक ग्लोबल फिनोमेना बता रही हूँ मैं, ठीक है। एनसीईआरटीज़ में नहीं है ये चीज़, यहाँ पर आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मतलब ये फिनोमेना तो मैंने केवल एक बताया, ये इनके लिए भी अलग अलग फिनोमेना होता है। तो तुम लोग यहाँ तो पहले पेरू कोस्ट का समझ लो यहाँ पे कि यहाँ ऐसा डेजर्ट क्यों बना है, ठीक है। हमें केवल स्पेशली इस एरिया से ही बहुत ज़्यादा है जो हमारा एल इनो बना है। पहले एल इनो वाला फिनोमेना समझ लो, सदर्न ऑसिलेशन वाला फिनोमेना समझ लो, फिर बाद में बता दूंगी कि वो इंडिया को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम लोगों ने नॉर्मल सिचुएशन देखी, ठीक है। अब नॉर्मल सिचुएशन देख ली हमने कि जब सोलर इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो ईस्टर्ली विंड्स होती है ये अपने साथ सारा पानी ड्रैग करके यहाँ ले जाएगी, और पानी जब ये ड्रैग करके ले जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे वार्म करंट डेवलप होते हैं, इवापोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। क्लियर है ये सारी चीज़ें। पर बहुत सी बार मैंने अभी बताया था कि वार्म करंट्स जो है, हमारे जो ओशनिक करंट्स जो है, ये भी अपना फॉर्मेशन चेंज करते हैं। अब क्या होता है, ये तो हम लोगों ने एक टर्म मेरे यहाँ पे बोली थी कि स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन, सोलर इंसुलेशन की वजह से पानी इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है। पर बहुत से ईयर्स में ऐसा होता है या बहुत से टाइम में क्लाइमेट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस एरिया में स्ट्रॉन्ग इंसुलेशंस नहीं मिल रही है, सीजन चेंज होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन नहीं मिली, ओके। तो स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन नहीं मिली तो ये विंड्स जो है, ईस्टर्ली विंड्स जो है, ये भी मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड्स क्यों मूव करती है, ये लो प्रेशर बना है ना यहाँ पे वार्म करंट की वजह से, और यहाँ हाई प्रेशर थे, ठीक है। तो यहाँ की जो विंड्स है, मैंने हमेशा समझा है कि विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। अब स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन नहीं है तो हाई प्रेशर भी उतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, लो प्रेशर भी उतना वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट नहीं बन रहे इनमें, और जो विंड है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। अब विंड जो है वो यहीं रुक गई,
समझ आया इस यहाँ तक इतना सा समझना कि जब पानी पहले वहाँ जा रहा था तो नॉर्मल सिचुएशन थी। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि साल के अंदर अब मतलब थोड़ा अलग सी यूनिक सी कंडीशन बनती है जहाँ सोलर इंसुलेशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और पानी यहीं तक रुक जाता है, इसलिए इवेंट्स यहीं तक रुक जाती है। ठीक है, तो अब इससे सिचुएशन क्या होती है वो समझो। ठीक है, अब सिचुएशन जो थी पहले मैंने बताया था कि जो करंट था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, अब करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो भी सारा मूवमेंट भी बताऊंगी कि मैं यहाँ से पानी कैसे जा रहा है वो भी सब बताऊंगी। अब पहले इसके अंदर समझो कि पहले जो था कि वो यहाँ पे वार्म करंट बन रहा था, अब वार्म करंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ही क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, रेनफॉल वगैरह होने लग जाएगी। अब इसको आप अगले से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो, इससे भी देखो समझ में आ जाएगी आपको सारी चीज़ें और अच्छे से कि पहले जो था वो यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, अब वो शिफ्ट होकर के सारा कहाँ आ गया, यहाँ पर, तो क्लाउड्स फॉर्मेशन आ गई। राइट, अब इसमें वापस एक और देखो डायग्राम, वहाँ पे समझ में आ जाएगा क्लाउड्स फॉर्मेशन। ये पहले मैं समझाई चुका जब मैंने नॉर्मल सिचुएशन समझाई थी कि ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया बिकॉज ऑफ वार्म वाटर, और यहीं पे देखो नीचे यार ड्रॉपलेट्स भी दिख रही होगी, तो यहाँ पे बारिश आ गई। पर एल नीनो वाले ईयर में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर मतलब सोलर इंसुलेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, पानी आगे नहीं जा पाता है और ट्रेड विंड्स जो है वो पानी को यहीं पे मतलब जो वार्म करंट है उसको यहीं पर रोक लेती है। ठीक है, अब यहीं पर पानी रुक जाता है, मतलब यहाँ अगर हम बोल सकते हैं वार्म, तो यहीं पे क्या हो जाएगा कि क्लाउड्स जो है वो यहीं पे फॉर्म होंगे और इसी एरिया के अंदर बारिश होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब रेगुलर अगर हम समझे तो ये रेगुलर वाटर साइकिल तो तुम्हें समझ में आ गई कि पानी गर्म मतलब पानी आ रहा है, पानी गर्म हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड से वापस से बारिश आ रही है, ये तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब वापस इसी चीज़ पे आओ, इसी से समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझा रही हूँ। अब पानी जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, अब सारी बारिश जो है वो यहीं पर हो रही है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो पानी है मतलब पानी वहाँ जाता, वहाँ से आता तो वो ठंडा होता। ठीक है, अभी तक जो पानी है वो हमारा क्या रहने वाला है, गर्म ही रहने वाला है। मतलब पहले तो क्या हो रहा था कि यहाँ के कोल्ड सरफेस की, यहाँ की जो कोल्ड वाटर थी वो वहाँ जाती थी, वार्म बनती थी, और उसके बाद में बारिश के वजह से जो पानी आता था वो हमारे पास कोल्ड वाटर ही आता था। ठीक है, अब यहाँ पर पेरू के अंदर भी गर्म पानी है, यहाँ पर भी गर्म पानी है, तो जो रिटर्न आपको वाटर मिलने वाला है वो भी वार्म करंट ही रहेगी। ठीक है, वार्म पानी वाटर ही होगा। अब ये वार्म वाटर है जो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, वो पहले पैसिफिक ओशन में होता है, फिर उसके बाद में वो एंटार्क्टिक में चला मतलब यहाँ चला जाता है, फिर उसके बाद में इंडियन ओशन तक भी जाएगा। तब तक वो पानी कैसे रहने वाला है, गर्म रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो अब यहाँ से अब इंडिया को समझाऊं उससे पहले जो अभी तक हम लोगों ने ये जो टर्म्स पढ़ी है ना, पहले इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सी एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन क्या होते हैं, ये दोनों ऐसे फिनोमेना है जो इंडियन मानसून पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एल नीनो की बात मैं करूँ तो ये इज़ द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। नॉर्मल सिचुएशन समझाई थी, अब उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे पेरू के उधर कोल्ड करंट होते हैं, जो कोल्ड करंट अट्रैक्ट होकर के किधर चल जाते हैं और वेस्टर्न डायरेक्शन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैसिफिक के बिल्कुल कॉर्नर में चले जाते हैं। ठीक है, ग्लोब के हम लोगों ने देखा था एकदम पोलर एंड में चले जाते हैं। पर अब यहाँ पर क्या होता है कि एल नीनो की वजह से क्या होता है, ये जो हमारा जो बोलते हैं ना विंड का जो है वो रिवर्सल हो जाता है प्रॉपरली। मतलब जहाँ पर कोल्ड करंट थे वहाँ पे अब क्या डेवलप हो जाते हैं, वार्म करंट। तो पेरू कोस्ट पे मैंने आपको बता दिया था कि वहीं पर ही पानी इवापोरेट होकर के क्लाउड्स बनते हैं और वहीं पे बारिश होती है। तो एल नीनो रिप्लेस द क्लोज कोल्ड पेरुवियन करंट। मतलब आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से बहुत तसल्ली से समझो, और बहुत इजी, और मुझे तो मतलब लाइक सबसे अच्छा फन फैक्ट वगैरह में से लगते हैं ये, काफ़ी अच्छा समझने की ज़रूरत है तुम्हें। तो यहाँ पर जब पेरू वाला था, पेरू का करंट कैसा था, कोल्ड था, यहाँ पर ये चला गया, ये नॉर्मल सिचुएशन है। पर यही सिचुएशन अगर हम एल नीनो में पढ़ते हैं तो यहाँ का पानी का डायरेक्शन अलग हो जाता है। ठीक है, वहाँ जो है वो विंड्स वहाँ तक जा ही नहीं पा रही है, यहीं पर ही वार्म करंट डेवलप हो रहा है और यहीं पर ही बारिश वगैरह हो रहा है। तो पेरू का जो कोल्ड करंट था उसको रिप्लेस किया जाता है थ्रू वार्म करंट, दैट इज एल नीनो। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब स्टोरी ऑफ सदर्न ऑसिलेशन हम पढ़ते हैं। नॉर्मल सिचुएशन अगर मैं बोलूँ, हाई प्रेशर एट ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक। बिल्कुल इन टर्म्स के अंदर कंफ्यूज होने की या मतलब ऐसे क्या डरावनी टर्म्स मत समझो, इसको मैप के थ्रू समझते जाओ। एक आपको टर्म दी हुई है ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल से तुम्हें समझ में आता है कि भाई ट्रॉपिकल जोन के अंदर है, इसीलिए इन विंड्स को या इन एरियाज को ट्रॉपिकल बोला गया है। फिर उसके बाद में ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, ईस्ट साउथ पैसिफिक, यहाँ पे पैसिफिक जोन है, आपको भी पता है। और पैसिफिक जोन का ईस्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर पानी यहाँ पर है, ये ईस्ट है,
और ये वेस्ट है। तो यहाँ पर तो हमने देखा है कि कोल्ड करंट से, और कोल्ड करंट से रट लो ये सारी चीज़ें कि कोल्ड करंट से क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली साउथ पैसिफिक, जो लाइन आपके वहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट लाइन, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली साउथ पैसिफिक, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, हमारा हाई प्रेशर। और अगर हम जाते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली इंडियन ओशन, यहाँ की तरफ हम चले जाते हैं, ये इंडियन ओशन वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। अब इसको भी कैसे समझोगे कि अगर आप ग्लोब देखोगे, ठीक है, तो ये ग्लोब जो है वो इस पार्ट से कनेक्टेड है ना, तो इसीलिए इसको इंडियन के नियर बता दिया, तो इसलिए इसको बोला हुआ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का ईस्ट आ गया, राइट। इंडियन ओशन को अगर आप ऐसे देखोगे इस एरिया को, ये जो करंट आपको मैं समझाने चाह रही हूँ यहाँ भी हो रहा है, पानी यहाँ भी इकट्ठा हो रहा है, ग्लोब है, इसी ग्लोब को देखने की कोशिश करो, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, इंडियन ओशन का ईस्ट हो गया, राइट। तो अब यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, चाहे इस तरह से समझो चाहे इस तरह से समझो, ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली फ्लो होता है ओशन के अंदर, तो वो यहाँ पे इस फिनोमेना को गवर्न कर रहा है, ठीक है। इस फिनोमेना को गवर्न कैसे कर रहा है ये भी मैं समझा चुकी हूँ कि अब यहाँ पे ईस्टर्ली जो है वो अपने साथ पानी लेकर के आ रही है, पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे इवापोरेशन होगा वार्म करंट की वजह से, फिर वापस से वो बारिश आ जाएगी, ठीक है। तो वापस से हम थोड़ा बैक वाली लाइन पे आ जाते हैं, क्या वहाँ पे बोली गई ये चीज़ें। सी स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली फ्लोज एंड द ओशन करंट इज गवर्नड बाय देम। ओशन करंट मैंने बताया ना कि पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब वो अपोजिट होने वाला है, ठीक है। फर्दर फिनोमिना आर फॉलोड बाय इन अ साइक्लिक मैनर, मतलब साइक्लिक मैनर में कैसे हुआ कि इवापोरेशन होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, फिर से इवापोरेशन होगा, तो ये एक साइक्लिक मैनर आ गया सीजनल वाला, ठीक है। बट व्हेन दिस प्रेशर कंडीशन गेट्स रिवर्स, ठीक है, दिस इज ओन एज सडन ऑसिलेशन, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया। एल नीनो वाला तो नॉर्मल सिचुएशन तो हमने पढ़ लिया, एल नीनो वहाँ पे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सडन ऑसिलेशन। मतलब बहुत प्रॉपर्ली समझ लो कि पहले पेरू, जो हमारा पेरू जो है कोस्टल एरिया, वहाँ पर पहले कोल्ड करंट्स थे, अब वहाँ पर वार्म करंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये अगर वहाँ पे वार्म करंट्स आते हैं वहीं पर ये शिफ्टिंग हो जाती है, केवल इतना समझने की कोशिश करना कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, आप बस इतना समझ लो, इसको बोला जाता है सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। ये तो नॉर्मल है कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन में यहाँ पर हो रहा है। सी अब यहाँ पे इस मैप पे तो आपको इंडिया का दिख भी रहा होगा कि इंडिया के ईस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडियन ओशन के ईस्ट में वार्म करंट डेवलप हो रही थी, पर अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, ये और आगे जाके शिफ्ट होकर के वहीं पर हमारे जो रेनफॉल वगैरह होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदर्न ऑसिलेशंस। क्लियर, आई थिंक सो ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम नेक्स्ट देखोगे, आगे का सिनेरियो देखोगे, तो उसमें क्या है, ये इंडियन मैप बाद में समझाऊंगी मैं, विंड्स इंडियन मानसून पे आएंगे तब। अब ये देखो, स्टोरी ऑफ सदर्न ऑसिलेशन, नॉर्मल सिचुएशन भी हमने पढ़ ली, ठीक है। हम लोगों ने पूरा एक सिनेरियो जो था एल नीनो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो तुम्हें समझ में आ गया, राइट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया पे। सो रिवर्सल ऑफ प्रेशर कंडीशन इन पैसिफिक ओशन, मतलब पैसिफिक के अंदर क्या है कि बिल्कुल सिचुएशन अलग हो गई है। जहाँ पहले मतलब एक प्रॉपर मूवमेंट था ना, कहीं कोल्ड वाटर था, फिर वो वार्म वाटर था, बारिश की वजह से वापस से कोल्ड वाटर आ रहा था, फिर कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन ज़्यादा था, फिर वार्म वाटर होता था, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हाई प्रेशर वहाँ बन ही नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर भी क्या आता है, मैंने जहाँ बताया था कि आपको यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बना था, कहाँ पे, इंडियन ओशन के ईस्ट में, सॉरी हाँ इंडियन ओशन के ईस्ट में, वहाँ पे हाई प्रेशर बना था। अब वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारे साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में भी हमारा प्रॉपरली लो प्रेशर नहीं बन पा रहा। मतलब आप देखोगे कि वीक हाई प्रेशर है और वीक ही लो प्रेशर है, वीक हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो वाटर प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो हम अब ये चीज़ समझने की कोशिश करना, मैं समझा चुकी हूँ यही सारी चीज़ें, कि अब इसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस बोलते हैं ना हम लोग की, जो विंड का मतलब लाइक जो सी का सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाती है। पहले क्या था, कोल्ड कोल्ड वार्म, फिर वापस आती थी, फिर कोल्ड होती थी, फिर कोल्ड कोल्ड वार्म। अब यहाँ आने की वजह से क्या हुआ है, अभी इस डायरेक्शन में मूवमेंट जब होता है तो यहाँ वार्म यहाँ वार्म, तो अब इसकी वजह से जो पानी यहाँ पर फ्लो करने वाला है वो भी कैसा रहने वाला है, वार्म, ठीक है। मतलब जो आप अगर मानोगे तो इसमें सिंपली मैंने यही बोला है कि जो सरफेस होता है, जो अब सी सरफेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से पानी मूव कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ से वार्म करंट मूव किया, यहाँ भी वार्म करंट है और यहाँ भी वार्म करंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बताया था, जब हम लोगों ने मेडागास्कर वाली चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पर कोल्ड था, ठीक है, यहाँ ठंड थी क्योंकि अंटार्कटिका से ठंड आ रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो अंटार्कटिका से ठंड आने की वजह से यहाँ पर क्या था,
कि यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था और इस हाई प्रेशर की वजह से इंडियन लो प्रेशर तक विंड्स मूव कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर कोल्ड वार्म करंट जा रहा है, तो अब मडास्कर जो है वहाँ पर भी क्या होगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर पहले क्रिएट हो रहा था अब वो नहीं होगा और यहाँ पर भी धीरे धीरे वो मतलब काफ़ी वीक हाई प्रेशर कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर पहले यहाँ पर होता था अब वो कन्वर्ट हो चुका है इनटू मतलब काफ़ी ज़्यादा लो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, वीक हाई प्रेशर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा विंड या बहुत ज़्यादा मानसूनल विंड्स हमारी कंट्री में जा रही थी अब वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये समझना होगा आपका फिनोमेना कि पहले हम लोगों ने जहाँ देखा था वहाँ हम लोगों ने बारिश कैसे आती है हमारी कंट्री में वो देखा, अब बारिश कैसे चली जाती है, बारिश क्यों रुक जाती है हमारी कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में, वो हमें देखना है। तो फिनोमेना तो एलिनो वाला सब कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट टर्म्स है हमारी, अब हम उस पर आ जाते हैं। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, ऑफ कोर्स हो गया। इम्पैक्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको एलिनो वाली स्टोरीज पूरी कंप्लीटली समझ में आई होगी। ठीक है, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तुम्हें एलिनो को डिफाइन करना है तो आप उसको कैसे समझाने वाले हो, तो ये एक पीरियोडिकल डेवलपमेंट होता है जहाँ पर वार्म करंट्स डेवलप हो जाते हैं पेरू के कोस्ट पे। ठीक है, पहले तो अगर हमने देखा था नॉर्मल सिचुएशन पे वो बिल्कुल मतलब कॉर्नर में जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के उधर, ठीक है, और बिल्कुल वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, पर अब वही शिफ्टिंग जब आ जाती है जस्ट ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एल नीनो वाली सिचुएशन जाती है। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि वेस्टर्न फ्रंट्स पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, डेजर्टेड एरियाज मिलेंगे, वहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एल नीनो वाला फैक्टर पूरा ढंग से समझ लिया। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए, अब ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून। हमारी कंट्री में मॉनसून कैसे आता है, कैसे जाता है, क्यों बारिश ज़्यादा होती है, क्यों बारिश कम होती है, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी। अब ये ऑनसेट मतलब बारिश कब आती है और कब जाती है, कितने दिन के लिए आती है, कितने दिन के लिए जाती है, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून वेलकम करवा रहे हैं, विड्रॉल मतलब वापस से भेज रहे हैं। तो मॉनसूनल विंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पल्सवेलिंग है, मतलब जैसे इसको समझोगे कि अब जैसे कोल्ड है तो वो कोल्ड आपने मतलब फील किया होगा कि वो 2 महीने बिल्कुल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी विंड्स होती है, गर्मी तो बहुत गर्मी होती है। अब बारिश के सीज़न में ऐसा नहीं होता है कि बस सुबह शाम दिन रात बहुत तेज़ बारिश आ रही, नहीं, ये खुद को स्प्रेड कर लेती, कभी बहुत तेज़ बारिश है, कभी मतलब कभी नॉर्मल है, कभी बारिश भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पूरा ड्यूरेशन होता है वो 100 to 120 डेज का होता है जनरली, फ्रॉम जून टू मिड ऑफ सितंबर ये होता है। और इसके बीच में आप बर्स्ट ऑफ मॉनसून भी देखते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं ना उस ड्यूरेशन के, मतलब एक तो होता है प्री मॉनसून होता है, प्री मॉनसून सुना होगा जब बारिश आने ही लगती है, जब केवल हल्की हल्की बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद में होता है नॉर्मल मॉनसून जो है वो इंक्रीज होकर के सडनली मतलब वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आने लग जाती है कुछ दिनों के लिए हमारे पास। ठीक है, तो वो बर्स्ट ऑफ मॉनसून है। अब अराइवल ऑफ मॉनसून, अगर इंडिया में मैं अराइवल की बात करूँ तो जो इंडिया में मॉनसून अराइव होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में होता है। ठीक है, तो मॉनसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अब यहाँ से तुम्हें चीज़ें समझनी है, तुम्हें स्टोरी समझनी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मॉनसून सबसे पहले जब मॉनसून का अराइवल होता है तो वो इस सदर्न पॉइंट पे आता है, इस सदर्न टिप पे आता है। अब यहाँ पर सदर्न टिप में याद करो मैंने तुम्हें वेस्टर्न घाट्स पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ हर चीज़ को रिलेट करो, वेस्टर्न घाट्स थे, यहाँ माउंटेन्स थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सीधे सीधे एंटर करने की जगह क्या होगा कि ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, लैंडमास था यहाँ पे वेस्टर्न, वो क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स थे, अब ये 2 ब्रांचेस में शिफ्ट हो जाती है। तो इसको बोला जाता है अरेबियन सी ब्रांच और इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पर तो अब ये क्या है, अरे मतलब वेस्टर्न घाट्स है। अभी हम लोग सीजन्स पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पर अब वेस्टर्न घाट्स है तो ये कंट्री में यहाँ नहीं एंटर कर पाएगी। अब ये जाती है मुंबई शोर से एंटर होती है हमारी कंट्री में। ठीक है, और ये यहाँ पर जाकर के सीधा अब यहाँ से भी मतलब ये इस तरह स्प्लिट हो जाती है। तो अब ये यहाँ पे कहाँ एंटर होती है, असम में। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि मैम ये अगर इस डायरेक्शन में जा रही तो ये तो आउट ऑफ इंडिया चली जानी चाहिए, ये इंडिया में कैसे आती है। तो याद करो हिमालयन रेंजेस हमने पढ़ी थी, तब हम लोगों ने पूर्वांचल हिल्स पढ़ा था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी, पूर्वांचल था। तो अब यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चली जाती है, ईस्ट की तरफ मूव कर जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है, वेस्ट में तरफ स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, उसका ईस्ट हो जाएगा दैट इज, अगर हम ऐसे फेस करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें एक बार जनरली समझ में आ गया कि मानसून जब आता है इंडिया में तो सदर्न मोस्ट टिप में आता है, फिर स्प्लिट हो जाता है इनटू अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, उसको हम बहुत सेपरेटली और तसल्ली से पढ़ लेते हैं कि भाई अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल वाली कौन सी बीमारियां हैं हमारे पास। ओके, तो आ जाओ पीछे।
स्टार्टिंग में बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ इंडिया पेनिनसुला डिवाइड्स इट इनटू अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्लियर। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग अरेबियन सी ब्रांच जो है उसके अंदर मुंबई में आता है 10 जून, मतलब 10 दिन के अंदर वो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया कवर कर लेती है और वो मुंबई पहुंचती है 10 जून तक। ठीक है, मूव्स टू, फिर उसके बाद में मुंबई से फिर वो गुजरात वाला एरिया जो कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे, ठीक है, उसको कवर करती है। और इधर की अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूँ तो यहाँ असम में जाती है, असम से क्रॉस तो नहीं होती, पूर्वांचल हिल रोक लेता है उसको फर्स्ट वीक ऑफ जून में, मतलब वो यहाँ पे फर्स्ट वीक, यहाँ 10 दिन में पहुँचती है, यहाँ लगभग 7-8 दिन में यहाँ भी असम तक पहुँच जाती है। फिर ड्यू टू हिमालयाज द विंड इज डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड, तो वो इंडियन नॉर्दर्न प्लेट्स की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया। ठीक है, अब वो यहाँ की तरफ इसको समझने की कोशिश करना कि ये वाली विंड्स जो थी अब वो यहाँ से नॉर्थ में आ गई, ये वाली विंड्स भी जो है वो यहाँ पे नॉर्थ में आ गई। अब ये दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्योंकि नॉर्दर्न गंगा प्लेन्स की तरफ आ गई है, यहाँ पे वो आकर के मर्ज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, देखो। सो merges over northern part by first week of July। एक महीना लगता है इसको, जून में पूरा ऐसे घूम के ये एक साथ आकर के मिल जाती है कहाँ पे, जुलाई में। वेस्टर्न यूपी पंजाब हरियाणा एक्सपीरियंसेस मानसून इन ईस्टर्न, वेस्ट जुलाई वाले मंथ में ईस्ट राजस्थान हुआ, यूपी पंजाब हरियाणा हुआ, इन स्टेट्स में अच्छी खासी बारिश हो रही होती है। फिर क्या होता है, ये तो चलो हम लोगों ने देख लिया कि अब यहाँ पे ये लोग क्या करेगी, मतलब ये नॉर्मली ऐसा रीज़न होता है कि अब यहाँ पर भी आप देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि यहाँ से आई, ठीक है, इधर तो अरावली रेंजेस आ जाती तो एक हर्डल हो जाता है, ये फिर यहाँ इस तरफ मूव करती है। अब ये ईस्टर्न डायरेक्शन में आई तो ये भी यहाँ पर इधर से टकराई, इधर मूव करेगी। अब इधर भी जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पर बारिश नहीं होती क्योंकि हिमालयन रेंजेस आती है। फिर ये वापस यहाँ पर आई है और यहाँ से ये वापस इकट्ठी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर यहाँ पर बारिश हो रही, तो इन्होंने लगभग इंडिया का जोग्राफिकल एरिया जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो ये तो हमने इंडिया में बारिश आने का ऑनसेट देखा। अब हम लोग विड्रॉल समझेंगे। तो अब विड्रॉल कैसे होने वाला है ये भी काफ़ी ईजी है। तो बिगिंस फ्रॉम नॉर्दर्न, अब सीधी बात है ना, अब यहाँ पे विंड्स जो है वो नॉर्दर्न एरिया में इकट्ठी हुई है तो वापस जाएगी भी तो यहीं से ही। ठीक है, अब यहाँ से ये जाती है तो अब ये यहाँ से जाएगी तो इंडिया में लगभग अर्ली सितंबर मिड सितंबर तक बारिश होती है और मिड सितंबर में बारिश खत्म होना शुरू हो जाती है। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉल्स कम्प्लीटली फ्रॉम नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, मतलब अक्टूबर तक अगर मैं बात करूँ तो पूरा नॉर्दर्न हाफ जो है वो कम्प्लीटली वहाँ से बारिश गायब हो जाती है। अब लास्ट में आपको ये देखना है कि लास्ट दिसंबर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी तक तो हमारी यहाँ गई थी, देखो विंड्स समझाया था मैंने, यहाँ पे मानसून आया था। अब ये वापस से यहाँ से जो है वो निकल जाएगी, इधर से निकलने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ से निकलेगी। अब यहाँ पर जब ये निकलती है तो लास्ट पार्ट जो रहता है दिसंबर में, अब वो बारिश होती है यहाँ पे इंडियन ईस्टर्न सदर्न मोस्ट पॉइंट्स पे, लाइक तमिलनाडु कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ बारिश होती है, वो दिसंबर वाले में, दिसंबर मंथ्स में ही होती है सबसे ज़्यादा बारिश, उसी टाइम पर मिलती है हमें। ओके, सो बाय दिसंबर द मानसून विड्रॉल्स फ्रॉम दी होल कंट्री। सदर्न मोस्ट जो है केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, उन्हें उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है। तो मेरे हिसाब से एक एल नीनो वाला प्रोसेस था, तुम्हें वो भी समझ में आ गया होगा। मानसून कैसे कैसे आता है, कहाँ कहाँ आता है, दोनों ब्रांचेस बहुत क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ऑनसोन और विड्रॉल तुम्हें यहाँ पे कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। फिर भी अभी इस चैप्टर से रिमेनिंग अगर कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब हम लोगों ने लगभग मानसून तो पढ़ लिया, इसके अलावा भी हमारे पास जो सीजन्स होते हैं अब हमें उस पर ध्यान, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीजन्स पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।